हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सार संग्रह है। हमारा टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजनाएं अध्याय 10। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ परियोजनाएं शेष रह गई है, तो पहले इनको कवर कर लेते हैं। पहला है देवसारी बांध परियोजना। देखिए, देवसारी बांध परियोजना जो है उत्तराखंड की पिंडर घाटी में गढ़वाल के चमोली जिले में पिंडर नदी पर 6 विद्युत परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी 252 मेगावाट की देवसारी बांध परियोजना है। लोगों के प्रबल विरोध के कारण 2 बार इसकी जन सुनवाई जो है रद्द करनी पड़ी है। 2010 में हुई वर्षा से इन गांवों के अतिरिक्त पूरी पिंडर घाटी जो है भयंकर भूस्खलन का सामना किया, जिसके कारण लोगों को इस परियोजना के बनने से भूस्खलन के बढ़ने की जो आशंका है वो और बढ़ गई है। भूकंप के दृष्टि से जोन 4 और जोन 5 में होने के बावजूद भूगर्भीय सर्वेक्षण को पत्र लिखकर इस परियोजना का सर्वेक्षण करने का आग्रह किया गया है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी जल बंटवारा। महाराष्ट्र और तेलंगाना के मध्य 23 अगस्त 2016 को, याद रखिएगा 23 अगस्त 2016 को गोदावरी, प्राणहिता और पेनगंगा नदियों के जल बंटवारे को लेकर ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस समझौता के माध्यम से निर्माणाधीन तुमिडी हट्टी बांध की ऊंचाई जो है 152 से घटाकर 148 मीटर जो है निर्धारित की गई है। यह नदी अंत संपर्क परियोजना के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। गोदावरी कृष्णा लिंक को पोलावरम विजयवाड़ा लिंक भी कहा जाता है। इस परियोजना को इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान पर अंतिम रूप दिया गया। 174 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से सूखाग्रस्त रायलसीमा क्षेत्र और कृष्णा डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा कहते हैं, याद रखिएगा। तो इस परियोजना से सूखाग्रस्त रायलसीमा क्षेत्र, कृष्णा डेल्टा क्षेत्र के कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम, कुर्नूल, कुडाप्पा, अनंतपुर और चित्तूर जिलों के किसानों को जो है सर्वाधिक लाभ होगा। कृष्णा गोदावरी लिंक परियोजना आप देख सकते हैं। यह है आपका गोदावरी नदी, ये पोलावरम है, ये वारंगल है, यहाँ पे तेलंगाना है, ये नलकोंडा है, ये आपका इब्राहिमपट्टनम है। ये आपका लिंक नहर है, लिंक जो किया गया है, ठीक है। और इधर बंगाल का खाड़ी है, ये विजयवाड़ा है, और ये कृष्णा नदी है, ये आंध्र प्रदेश है। विशेष तौर से कृष्णा एवं गुंटूर जिलों में पानी की कमी कृष्णा नदी पर बनाए गए अलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने के कारण हुई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है मुल्ला पेरियार बांध विवाद। यह बांध केरल के इडुक्की जिले में मुलायर और पेरियार नदियों के संगम पर बना है। इसके जल का उपयोग तमिलनाडु के किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए करते हैं। इस बांध पर केरल और तमिलनाडु के बीच मतभेद सामने आया है। प्राचीन बांध होने के कारण इसके टूटने की जो है आशंका है, जिसके कारण केरल जो है नया बांध बनाने के पक्ष में है। अन्यथा केरल के निचले भाग में रहने वाले जो 25 लाख लोग हैं, इनका जीवन जो है संकट में पड़ सकता है, जबकि तमिलनाडु के अनुसार नया बांध बनाने से उसके 25 लाख किसानों के हित प्रभावित होंगे। 54 मीटर ऊंचे और 366 मीटर लंबे इस बांध को 1895 ईस्वी में बनाया गया था। मुल्ला पेरियार बांध केरल में है, जबकि इसके जल का उपयोग तमिलनाडु करता है। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने बाढ़ या अन्य आपदाओं से बचाव के लिए जो है तत्कालिक तौर पर इस जलाशय में जल स्तर 142 फीट की अनुमेय सीमा से 2 या 3 फीट नीचे बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए, इसका जो मैप है आप देख सकते हैं मुल्ला पेरियार परियोजना का। यह है आपका इडुक्की बांध, यह है कोलार, ये पेरियार नदी है, ये तमिलनाडु है इधर, और देखिए यह है आपका मुल्ला पेरियार बांध, ठीक है। और इधर है पेरियार झील, ये वाला एरिया जो है पेरियार झील है, यहाँ पे सबरीमाला है। और इधर आइएगा तो ये देखिए पंबा नदी है, ये वाला, यहाँ पे कक्की झील है, ठीक है। ये है कक्की बांध यहाँ पे जो बनाया गया है। तो मैप को याद से मतलब 1-2 बार याद रखिएगा, एक बार 2 बार इसे रिवीजन करके आपको बढ़िया से याद रखना है। अक्टूबर 2021 में जल शक्ति मंत्रालय ने जो है केरल और तमिलनाडु के बीच इस बांध विवाद को सुलझाने के लिए 3 सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति का जो है गठन किया है, ठीक है, याद रखिएगा 2021 में। इसके बाद है फरक्का बैराज परियोजना। देखिए, जो फरक्का बैराज परियोजना है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बने फरक्का बांध का निर्माण कार्य 1961 ईस्वी में शुरू हुआ,
ठीक है। 1975 में जो है यह पूरा हो गया था। तो 1961 में जो फरक्का बांध का निर्माण कार्य है शुरू हुआ और 1975 में पूरा हो गया। इस बांध ने मई 1975 से काम करना प्रारंभ कर दिया था। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा निर्मित इस बांध में 123 गेट है। गंगा पर बैराज बनाकर इसके जल को भागीरथी की ओर प्रवाहित करने का विचार सर्वप्रथम आर्थर कॉटन ने 1853 ईस्वी में दिया था। आर्थर कॉटन, याद रखिएगा। गंगा की धारा जो है, गंगा की धारा पर 17 किलोमीटर तक ऊपरी हिस्से पर बने बैराज को फरक्का नाम दिया गया। इस बांध से फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन को भी जल की आपूर्ति होती है और 60 नहरों के द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति की जाती है। इस बांध का निर्माण जो है हुगली नदी पर स्थित कोलकाता बंदरगाह को गाद यानी सिल्ट मुक्त करने के लिए किया गया था, जो 1950 और 60 के दशक में एक बड़ी समस्या थी। फरक्का बांध परियोजना का जो मैप है आप देख सकते हैं। देखिए ये है आपका ये है गंडक नदी, ये है कोसी नदी, ये है भूटान, ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ये वाला, ठीक है। ये जमुना नदी जो है ये ढाका है। यहां पे देखिए ये हुगली नदी है, यहां पे बनाया गया है फरक्का बांध, ठीक है। फरक्का बांध है और ये है ऊपरी गंगा नदी, ये है आपका गंगा नदी। तो याद रखिएगा यहां पे जो है कोलकाता है, यहां पे जो है हार्डिंग ब्रिज बनाया गया है यहां पे, ठीक है, हार्डिंग ब्रिज। इसके देखिए इसका अतिरिक्त निर्माण का जो एक उद्देश्य था, गर्मी के मौसम में हुगली नदी का प्रवाह बनाए रखने के लिए गंगा नदी के जल को हुगली नदी में जोड़ने के लिए किया गया था। तो इसके अतिरिक्त निर्माण का जो एक उद्देश्य था कि गर्मी का जो मौसम है उस समय हुगली नदी का जो प्रवाह है इसको बनाए रखने के लिए गंगा नदी के जल को हुगली नदी में जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने के लिए किया गया था। बांग्लादेश की सीमा से मात्र 16.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस बांध को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय तक विवाद था। गंगा में प्रवाह की कमी के कारण बांग्लादेश के मछली पालन, पेयजल, स्वास्थ्य और नौकायान पर जो है प्रभाव पड़ा था। बांग्लादेश ने भारत के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की थी और 1996 में दोनों देशों के बीच 30 वर्षों के लिए फरक्का जल संधि पर समझौता हुआ था, परंतु उसका पालन नहीं किया जा रहा है। इसके बाद है कावेरी जल बंटवारा विवाद। कावेरी जल बंटवारा विवाद कावेरी कमांड क्षेत्र के विकास के पश्चात तमिलनाडु में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। शीत ऋतु में तमिलनाडु में सांबा नामक चावल की खेती होती थी, परंतु गर्मियों में कृषि उत्पादन सामान्यतः नहीं हो पाता था। कावेरी कमान क्षेत्र के विकास के पश्चात तमिलनाडु में शीत ऋतु में सांबा की खेती 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और गर्मियों में कुरुवई किस्म के चावल की खेती जो है 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जा रही है। तो याद रखिए कुरुवई किस्म के जो चावल है इसकी खेती कहाँ की जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जो सांबा की खेती है वो कहाँ की जाती है। देखिए यदि कावेरी बांध से पानी नहीं छोड़ा जाएगा तो कुरुवई का क्षेत्र जो है मात्र 75,000 हेक्टेयर तक सीमित रह जाएगा। देखिए जहां 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी मतलब कि जो है खेती की जाती है, वहीं जो है अगर कावेरी बांध से पानी नहीं छोड़ा जाएगा तो इसका जो क्षेत्र है कुरुवई का, इसका क्षेत्र सीमित हो जाएगा, घट जाएगा और कितना पा जाएगा तो 75,000 पे। 1972 में गठित सिंचाई निगरानी समिति के अनुसार कर्नाटक क्षेत्र में 28 सिंचाई परियोजनाएं विकसित की जा सकती है, परंतु इसके लिए कावेरी जल के प्रवाह को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। इसीलिए वर्तमान समय में दोनों राज्यों के बीच जल के बंटवारे को लेकर जो है विवाद चल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां पे है कावेरी नदी जल विवाद का जो है पूरा मैप दिया गया है, याद रखिएगा। ये आंध्र प्रदेश है, इधर कर्नाटक है, ये तमिलनाडु का एरिया है, यहाँ पे पुदुचेरी है, ये बंगलुरु है, शिमला है, यहाँ पे हेमावती है, ठीक है, केआर सागर है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये कामिनी है, ये सुवर्णवती है, यहाँ पे सलेम है, यहाँ पे मेटूर बांध बनाया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये केरल का एरिया है, यहाँ पे भवानी है ये वाला, और यहाँ पे जो है ग्रैंड एनिकट बना है ये वाला। ये जो आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है इसको आप देख सकते हैं। तो एक बार इसको एनालिसिस करके आप आगे बढ़िएगा।
वर्तमान समय में समस्या के समाधान के लिए कावेरी नदी बेसिन प्राधिकरण बनाया गया है, जो संपूर्ण नदी बेसिन के विकास का कार्यक्रम तय करेगा। कावेरी निगरानी समिति के जो अध्यक्ष और केंद्रीय जल संसाधन सचिव हैं, इन्होंने 7 दिसंबर 2012 को कावेरी जल विवाद की अधिसूचना दी थी। समिति ने कर्नाटक को दिसंबर में तमिलनाडु के लिए 12 टीएमसी जल छोड़ने का अंतरिम आदेश भी दिया है। कर्नाटक, तमिलनाडु के अतिरिक्त केरल और पुडुचेरी भी इस समिति के सदस्य हैं। 1990 में प्राधिकरण ने फरवरी 2007 में सर्वसम्मति से लोअर बेसिन में 740 टीएमसी जल की उपलब्धता जो है सुनिश्चित की। जल बंटवारा देख सकते हैं यहाँ पे जो डेटा दिया गया है। तो जल बंटवारा किस तरह से किया गया है, किस राज्य को कितना जो है जल की मात्रा दिया जाएगा, तो तमिलनाडु को 404.25 टीएमसी, कर्नाटक को 284.75 टीएमसी, केरल को 30 टीएमसी और पुदुचेरी को 60 टीएमसी। टीएमसी का मतलब 1000 मिलियन क्यूबिक, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इसका जो उद्गम है किसका, याद रखिएगा, जो कावेरी है, जो कावेरी नदी है, कावेरी जल बंटवारा विवाद हम लोग डिस्कस करें तो इसका जो उद्गम है कर्नाटक राज्य के कोडपू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियां हैं हेमावती है, अमरावती है, कबानी है, भवानी है, पंबर आदि है। प्रवाहित क्षेत्र जो है कर्नाटक, तमिलनाडु और कराईकल। बांध या जलाशय तो मैथुर बांध, स्टेनली बांध, होकेन काल जल प्रपात बांध, धर्मापुरी और शिव समुद्रम जलाशय जो है इस नदी पर बना हुआ है। देखिए भारत में जितने भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, किस राज्य में कौन सी परियोजना है, कौन सा बांध है, किस नदी को लिंक किया गया है, आप जो है समग्र अध्ययन कीजिएगा। अगर पीडीएफ है तो आप पीडीएफ को निकाल लीजिए और इसको इंडिकेट कीजिए, ठीक है। कैसे इंडिकेट करना है, मान लीजिए जम्मू कश्मीर में जो भी परियोजना है, जो भी बांध है, ठीक है, इसको आप इंडिकेट कीजिएगा राज्यवार, जैसे तुलबुल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, उरी परियोजना, ठीक है। इस तरह से आप किस राज्य में कौन सी परियोजना है, कौन सा बांध है, किस नदी को किससे लिंक किया गया है, आप मैप को उठा के इंडिकेट कीजिएगा। याद रखिएगा विश्व जल दिवस 20 मार्च को मनाया गया और 2021 का जो थीम था वो क्या था, तो विश्व जल दिवस का 2021 का जो थीम था वैल्यूइंग वाटर था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए नदियों के संबंध में पड़ोसी देशों के साथ समझौते। शारदा संधि जो है, देश कौन सा है, नेपाल। संधि क्या है, तो 1996 के महाकाली संधि, जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। कोसी देश है नेपाल। संधि या समझौता की जो प्रकृति है, नेपाल में कोसी बैराज के निर्माण के संबंध में वर्ष 1954 का समझौता, इसमें जो है 1966 में संशोधित भी किया गया। इसके बाद है गंडक संधि, नेपाल से संबंधित है और नेपाल में गंडक बैराज के निर्माण के संबंध में 1959 का जो है समझौता। इसकी जो प्रकृति है, गंगा देश है बांग्लादेश, ठीक है। फरक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में 1996 की भारत बांग्लादेश संधि हुआ। सिंधु प्रणाली, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एवं इनकी सहायक नदियां किस देश के साथ संधि है, तो पाकिस्तान के साथ। नदियों में सिंधु प्रणाली के जल के सार्थक और संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल समझौता 1960, ठीक है। तो याद रखना है कि कौन सी संधि किस देश के साथ संबंधित है। जल संसाधन के संगठन या संस्थानों का विवरण, तो यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे केंद्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान जो केंद्र है, वर्ष 1916, स्थान बताइए, तो देखिए इसके संगठन जो है, संगठन का जो डेट है 1916 है। जो स्थान है वो है आपका पुणे, खड़गवासला। विवरण क्या है, तो जल और ऊर्जा संसाधन विकास, जल परिवहन जैसे क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए जो है व्यापक अनुसंधान एवं विकास सहायता उपलब्ध कराना। इसके बाद है बाढ़ सागर नियंत्रण बोर्ड, 1976 में इसका गठन हुआ और संबंध जो है बताइए किस राज्य से है, तो मध्य प्रदेश के रोवा। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो है बिहार के सरकारों के मध्य एक नियंत्रण बोर्ड है। किस किस राज्य के बीच, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के सरकारों के जो कह सकते हैं मध्य जो है एक नियंत्रण बोर्ड है, जिसका उद्देश्य है सोन नदी पर बाण सागर परियोजना को कारगर ढंग से शीघ्र पूरा करना।
इसके बाद है गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, गठन का जो वर्ष है 1972, स्थान बिहार पटना। गंगा उपथाले में नदी प्रणालियों के बाढ़ प्रबंधन की योजनाएं तैयार करना, विभिन्न योजनाएं लागू करने के लिए तकनीकी आर्थिक दृष्टि से चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार करना, बाढ़ प्रबंधन योजनाओं की निगरानी करना, रेल और सड़क पुलों के अंतर्गत जल मार्गों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और बेसिन राज्यों को अन्य तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना। इसके बाद है बेतवा नदी बोर्ड, गठन 1976, स्थान है उत्तर प्रदेश का झांसी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संयुक्त उद्यम राजघाट बांध का नाम बदलकर जो है रानी लक्ष्मीबाई सागर रखा गया है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जो स्थापना जो है 1978, यानी संगठन का जो डेट है, और स्थान है उत्तराखंड का रुड़की। जल विज्ञान के सभी पहलुओं में व्यवस्थित और वैज्ञानिक कार्य प्रारंभ करना, उन्हें बढ़ावा देना और उनमें समन्वय स्थापित करना। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, ठीक है, गठन का वर्ष है 1982, स्थान दिल्ली। देखिए, जल विज्ञान के सभी पहलुओं में व्यवस्थित और वैज्ञानिक कार्य शुरू करना, उन्हें बढ़ावा देना और उनमें समन्वय स्थापित करना। इसके बाद है तुंगभद्रा बोर्ड, गठन जो है 1953, जो स्थान है कर्नाटक का बेलारी। तुंगभद्रा परियोजना को पूरा करना, इसका संचालन और रख रखाव करना, बोर्ड को तुंगभद्रा परियोजना के उस हिस्से को पूरा करने का दायित्व सौंपा गया है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का साझा हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद है नदी बेसिन विकास कार्यक्रम, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नदी बेसिन संपूर्ण नदी अपवाह क्षेत्र के लिए बनाई जाने वाली परियोजना होती है। जैसे में यदि कावेरी नदी बेसिन के लिए योजना बनाई जाए तो केरल और कर्नाटक के पर्वतीय भाग में जल विद्युत, कर्नाटक के पठारी भागों में पशुपालन और तमिलनाडु व पुदुचेरी के मैदानी भागों में कृषि का विकास किया जा सकता है। इस प्रकार संपूर्ण नदी बेसिन क्षेत्र में रहने वाले लोग लाभान्वित होंगे। इसीलिए अब कमान क्षेत्र के स्थान पर नदी बेसिन विकास की अवधारणा पर अधिक बल दिया जा रहा है। ऐसी परियोजनाएं के सफल जो परियोजना है, तो ऐसी परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए नदी बेसिन के जल संसाधनों का सर्वेक्षण जरूरी है। परंतु मुख्य समस्या जो है वह यह है, समस्या क्या है कि विभिन्न नदियां कई राज्यों से होकर बहती हैं और राज्य जल संसाधनों के बारे में भ्रामक सूचनाएं दे सकते हैं। साथ ही राज्य सूची का विषय होने के कारण जल संसाधनों के बंटवारे और उसके उपयोग करने के तरीकों के बारे में विवाद हो सकते हैं। अतः नदी बेसिन परियोजना को लागू करने के लिए और उसकी कह सकते हैं कि प्रभाविता को बढ़ाने के लिए नदी जल को राष्ट्रीय सूची का विषय बनाने की ओर पहल आवश्यक है। वर्तमान में 23 बृहद नदी बेसिन और 200 लघु नदी बेसिन हैं, जिन्हें पदानुक्रमित करते हुए विकास योजनाएं बनाई जा सकती है। वाटर शेड विकास वस्तुतः नदी बेसिन की ही छोटी इकाई के अंतर्गत आता है, जिसमें औसतन 500 हेक्टेयर भूमि शामिल की जाती है, याद रखिएगा। इसके बाद है जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम, वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। देखिए, यह नदी बेसिन प्रबंधन की लघु स्तरीय इकाई है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के विकल्प के रूप में इसे देखा गया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी व्यवस्थित ढंग से शुरुआत की गई। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए इस कार्यक्रम में भूमि, जल और वनों के समन्वित प्रबंधन की अनिवार्यता पर बल दिया गया। ग्रामीण मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के सहयोग से ग्रामीण मंत्रालय व कृषि मंत्रालय के सहयोग से नदी बेसिनों को विभिन्न जल संभरण यानी वाटर शेड क्षेत्रों में बांटने और उसके अनुरूप नियोजन करने का फैसला लिया गया। इसे अंतर प्रादेशिक व अंतर प्रादेशिक जो है अंतर प्रादेशिक सामाजिक आर्थिक विकास या सामाजिक आर्थिक विषमताओं को कम करने, ग्रामीण रोजगार सृजन और गरीबी निवारण आदि में कारगर माना गया या माना जा सकता है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में हनुमंत राव समिति और मोहन धारिया समिति की अनुशंसा को आधार बनाते हुए, याद रखिएगा, जो 9वीं पंचवर्षीय योजना था इसमें हनुमंत राव समिति और मोहन धारिया समिति की अनुशंसा को आधार बनाते हुए 2 अक्टूबर 2002 से इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी गई। इसकी सफलता के लिए इसे पंचायती राज व्यवस्था से जोड़ा गया है। ठीक है, तो समिति का नाम याद रखिएगा, इसका संबंध किससे है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में हरियाली नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है
आरंभ किया गया जो जल संभरण प्रबंधन से ही संबंध है। आंध्र प्रदेश में नीरुमीरू तथा राजस्थान के अलवर में पानी संसद भी पर्याप्त सफल रहे हैं। वर्तमान समय में नदी बेसिन के लिए औसतन 500 हेक्टेयर क्षेत्र को प्रबंधन की इकाई बनाया गया है। जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग, वानिकी, मत्स्यन, लघु सिंचाई, लघु पेयजल आपूर्ति आदि इसके उद्देश्यों में शामिल है। जल संभरण क्षेत्रों के चयन के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण के लिए सुदूर संवेदन की भी मदद ली जा रही है ताकि ऊंचावच, मृदा, जल संसाधन, भू उपयोग आदि की बेहतर जानकारी मिल सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के लोग, भूमिहीन कृषक, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग और महिलाओं को लाभान्वित करने के दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जन सहभागिता बढ़ाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है इसको ध्यान में रखिएगा, यह वर्षा जल के अधिकाधिक उपयोग की एक विधि है। जो वर्षा के जल होते हैं सबसे ज्यादा किस तरह से उपयोग किया जाए इसका एक विधि है। इसमें यह प्रयास किया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कि वर्षा जल की हर बूंद मानव के उपयोग में आ जाए। इसके लिए प्राकृतिक और कृत्रिम गड्ढों, कुओं और तालाबों में जल के संग्रह, मकान के छतों पर वर्षा जल के जमाव और उसे संबद्ध टैंकों में उसके भंडारण के प्रयास किए जाते हैं। इससे जल के अभाव के समय जो है, जब जल का अभाव होता है, जल की कमी होता है, इससे उस समय संग्रहित जल का उपयोग जो है संभव हो जाता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है वर्षा जल के, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वर्षा जल के संग्रहण के इस विधि से जो मतलब कि जो वाटर जो हार्वेस्टिंग है इसको कह सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वर्षा जल के संग्रहण की इस विधि से भूमिगत जल के भंडारों में वृद्धि होती है, साथ ही बाढ़ नियंत्रण और सूखे के प्रभाव को कम करने में इससे मदद मिलती है। यह एक जो है कम लागत वाली और पर्यावरण मित्र तकनीक है जो टिकाऊ विकास के दिशा में पर्याप्त महत्व रखती है। वर्तमान समय में अधिकतर राज्य इसे प्रोत्साहन दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज की भी इसमें भूमिका निर्धारित की गई है एवं उन्हें जल पंचायतों के रूप में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे ग्रामीण स्तर पर जल के अभाव को कम करना संभव हो सकेगा। राष्ट्रीय जल ग्रिड, नेशनल वाटर ग्रिड, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना सबसे पहले प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने दी थी। किसने दी थी? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना सबसे पहले प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने दी थी। 1972 में के.एल. राव ने इस दिशा में गंगा कावेरी लिंक नहर की संकल्पना दी, जिसमें 17 हिमालयी और 19 प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने की योजना थी, परंतु ढाल प्रवणता और अत्यधिक व्यय को इसके विकास में बाधा माना गया। 2002 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इस बात पर बल दिया कि बाढ़ और जो सूखे हैं इनसे निजात पाने के लिए भारत की प्रमुख नदियों को जोड़ना जो है जरूरी है, या जोड़ा जाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर बढ़ते विवादों को ध्यान में रखते हुए सरकारों को यह निर्देश दिया कि देश भर की नदियों को आपस में जोड़ने के हर संभव प्रयास किया जाए और 10 वर्षों के अंदर इस लक्ष्य को पूरा किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2012 में इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर त्वरित कार्यवाही कर समयबद्ध तरीके से लागू करने का निर्देश जो है केंद्र सरकार को दिया है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, देखिए राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी जो है इसने इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर के नदी बेसिन को दक्षिण के नदी बेसिन से जोड़ने और पूरब के नदी बेसिनों को पश्चिम के नदी बेसिनों से जोड़ने की जो है व्यवहारिक रणनीति बनाने के प्रयास किए। ठीक है, तो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी जो है इस परिप्रेक्ष्य में इसने क्या किया, तो उत्तर के नदी बेसिन को दक्षिण के नदी बेसिनों से जोड़ने और पूरब के नदी बेसिन को पश्चिम के नदी बेसिन से जोड़ने की जो है व्यवहारिक रणनीति बनाने का प्रयास किए ताकि राष्ट्रीय जल ग्रिड का निर्माण किया जा सके। और इसके अंतर्गत 14 हिमालयी और 16 प्रायद्वीपीय अर्थात कुल 30 ऐसी नदियों की पहचान की गई है जो एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरती है। इन नदियों को लिंक नहरों के माध्यम से जोड़ा जाना है जिससे राष्ट्रीय जल ग्रिड निर्मित होगा। निर्माणाधीन परियोजनाओं में सतलज ब्यास लिंक, ब्रह्मपुत्र गंगा लिंक, घाघरा यमुना लिंक, गंगा सुवर्ण लिंक, यमुना राजस्थान लिंक आदि प्रमुख है। लघु स्तर पर कुछ छोटी परियोजनाएं भी
पूरी भी हो चुकी हैं, जिनमें पेरियार डायवर्जन, परम्बिकुलम, अलियार लिंक, कुर्नूल कुडप्पा लिंक, केन बेतवा लिंक परियोजना व इंदिरा गांधी नहर परियोजना शामिल है। ध्यान रखिएगा, यहां पे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय जल परियोजना, नदी को जोड़ना, ठीक है। तो मैप के अनुसार आप एक बार इसको अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। यहां पे आप देख सकते हैं किस मतलब कि नदी को किससे जोड़ा गया है। तो जो जल परियोजना है, राष्ट्रीय जल परियोजना, मैप में पूरी तरह से इंडिकेट किया गया है। तो देखिए, जो इस तरह से है ये नदी है, और जो इस तरह से लिंक नहर है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ये सभी जो है ये क्या है, ये लिंक नहर है, और इस तरह से जो है ये नदियां हैं, ये वाली, ठीक है। जो मतलब कि जो पतली लाइन खींचा गया है। तो जैसे एक नंबर पे दिया गया है कोसी मेची, मतलब कि लिंक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिया गया है कोसी घाघरा है। जैसे 16 नंबर पे दिया गया है क्या दिया गया है, तो गोदावरी कृष्णा, ये 16 नंबर, ठीक है। इसके बाद 17 नंबर पे दिया गया है गोदावरी यानी इंचमपल्ली लो डैम, ठीक है, कृष्णा, नागा अर्जुन सागर टेल पॉन्ड, तो इनको इससे लिंक किया गया है। इसी तरह पूरा जो है आप देख सकते हैं, एक नंबर ये है, एक नंबर जो है कोसी मेची लिंक परियोजना है, दूसरा है कोसी घाघरा, तो 2 नंबर ये है। 3 नंबर पे है आपका गंडक गंगा, 4 नंबर पर है, 4 नंबर पर क्या है, तो घाघरा और यमुना। तो किस तरह से लिंक किया गया है आपको ध्यान में रखना है। जिसके पास पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ आप ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में भी आप जाकर जो है इसके इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसमें है मेकादातु जलाशय परियोजना, मेकादातु नहीं, मेकेदातु जलाशय परियोजना। इसका उद्देश्य है बंगलुरु शहर के लिए पीने के पानी का भंडारण और आपूर्ति सुनिश्चित करना। परियोजना के तहत लगभग जो है 400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का भी प्रस्ताव है। तो मेकेदातु जलाशय परियोजना जो है ये बंगलुरु शहर के लिए पीने के पानी का भंडारण और आपूर्ति सुनिश्चित करता है, ठीक है। इसका उद्देश्य यही है, और इस परियोजना के तहत लगभग 400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का भी प्रस्ताव है। 2018 में तमिलनाडु राज्य के द्वारा परियोजना के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई। हालांकि कर्नाटक के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया था कि यह परियोजना तमिलनाडु में जल के प्रवाह को प्रभावित नहीं करेगी। इसके बाद आजाद पटन जल विद्युत परियोजना, इसके बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तान के द्वारा गुलाम जो कश्मीर है, पीओके जो बोलते हैं, पीओके, इसमें यानी गुलाम कश्मीर में 700 मेगावाट की नई पन बिजली परियोजना जो है स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए विदेश से कर्ज लिया जाएगा। 2022 तक पूरी होने वाली इस परियोजना पर 1.51 अरब डॉलर यानी 9,639 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय आएगा। आजाद पटन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गुलाम कश्मीर के सुधनोटी जिले में झेलम नदी पर शुरू किया जाएगा। यह स्थान इस्लामाबाद से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, नेपरा जिसे बोलते हैं, तो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा के अनुसार यह परियोजना पाकिस्तान सरकार की पहल है। 2002 के बिजली उत्पादन नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। विश्व में बिजली उत्पादन में 16% योगदान बिजली का है, जबकि पाकिस्तान में 28% बिजली उत्पादन पन बिजली से होता है। इसके बाद है, याद रखिएगा, खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना। खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना जो है भारत और भूटान के बीच पहली संयुक्त उद्यम परियोजना होगी। इस परियोजना के संयुक्त उद्यम साझेदारों में भारत का सतलुज जल विद्युत निगम और भूटान का ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन शामिल होंगे। ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन, याद रखिएगा, और भारत का सतलुज जल विद्युत निगम। इस 600 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना को पूर्वी भूटान के त्रसियांगसे जिले में खोलोंगछू नदी, ठीक है, त्रसियांगसे जिले में खोलोंगछू नदी के निचले हिस्से पर स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में पूरा होने की संभावना है। इसका निर्माण दोनों देशों के बीच 50-50 संयुक्त उद्यम भागीदारी के रूप में किया जाएगा। इसके बाद नदी संयोजन, इंटरलिंकिंग रिवर। देश का एक बड़ा भूभाग जो है सूखा और बाढ़ से प्रभावित रहता है। सूखा और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस समस्या के हल के लिए 1982 में राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था।
राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण के गठन का जो मुख्य उद्देश्य था, नेशनल वाटर नेटवर्क की पहचान करना, और अंततः राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण ने 30 नदियों की पहचान की है जिनको आपस में एक दूसरे से जोड़ा जाना है। इस कार्यक्रम में बड़ी नदियों को प्रमुखता से शामिल किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण ने 6 नदी जुड़ाव स्थलों पर काम करने की संस्तुति की है तथा 3 चरणों में उन्हें पूरा करने की बात कही है। पहला चरण यानी प्रथम चरण में प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को शामिल किया गया है। द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत की छोटी छोटी नदियां जो है छोटी छोटी नदी श्रेणियों को एक दूसरे से जोड़ने की बात की गई है, जिसमें केन, बेतवा, पार, तापी नदियां शामिल है। ठीक है। तृतीय चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को एक दूसरे से जोड़ने का प्रावधान है। नमामि गंगे परियोजना क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नमामि गंगे परियोजना 19 दिसंबर 2017 को केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्रालय ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में 905 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 32 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 32 परियोजनाओं में से 871.74 करोड़ की कुल लागत वाली 20 परियोजनाएं सीवर शोधन और उत्तराखंड में आधारभूत संरचना के निर्माण से संबंधित है। इस कार्यक्रम में 12.83 करोड़ की लागत से तैयार 2 सीवर शोधन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। 2020 तक इस परियोजना पर 20,000 करोड़ व्यय करने की योजना है। इस परियोजना में स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज संस्थाओं को भी शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके बाद है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। देखिए जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है, गंगा कार्यक्रम योजना के क्रियाकलापों का यह पहला चरण 1985 ईस्वी में आरंभ किया गया। तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण जो योजना है, गंगा कार्य योजना के जो गंगा कार्य योजना है, इसके क्रियाकलापों का पहला चरण 1985 ईस्वी में आरंभ किया गया। 31 मार्च 2000 को जो है बंद कर दिया गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा की तथा गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुझाव दिए। इस कार्य योजना को देश की प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लागू किया गया है। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। विस्तृत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में अब 16 राज्यों की 27 नदियों के किनारे बसे 152 शहर शामिल हैं। इस कार्य योजना के तहत 57 जिलों में प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य किया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में कृषि के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।